हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मई महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा हर एक महीने की मंथली वाइज समरी नोट्स प्रतियोगिता दर्पण का आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मई 2024 के प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है 18वीं लोकसभा चुनाव कार्यक्रम। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में इस समय इलेक्शन का समय है और 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। तो यहां से कई सारे प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछे जा सकते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने 18वीं लोकसभा की घोषणा कब की, 17वीं लोकसभा का सेशन कब समाप्त होगा, 18वीं लोकसभा का कब प्रारंभ होगा, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, कितने चरण में चुनाव होंगे। ये सारे जो प्रश्न हैं वह प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है और इन सभी सेक्शन को आपको कंप्लीट करते रहना है क्योंकि यह इलेक्शन का टाइम है और हमेशा करंट अफेयर और न्यूज़पेपर में ये चीजें आती रहती है। तो 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 16 जून 2024 को समाप्त होगा और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा की जो अवधि है वह समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 16 जून 2024 को आप लोग डेट याद रखेंगे। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और 18वीं लोकसभा की जो घोषणा इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है वह 16 मार्च 2024 को की गई है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कब की, 16 मई 2024 को। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा, 16 जून 2024 को। देखिए, जो 18वीं लोकसभा है वह कुल 7 चरण में चुनाव यहां पर हो रहे हैं, यानी कि 16 मई को तो इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की कि अब चुनाव जो है और इसी दिन से आचार संहिता लागू हो गया, लेकिन यह चुनाव 7 चरण में होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा, यानी कि 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में कुल 7 चरण में ये सारे 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न होंगे। कितने सीटों पर? 543 लोकसभा की सीटें हैं, उतनी सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। इसके साथ साथ कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, वहां पर सीटों की कुल संख्या विधानसभा में 175 है। उड़ीसा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 147 है। अरुणाचल प्रदेश, वहां पर सीटों की कुल संख्या 60 है और सिक्किम, वहां पर सीटों की कुल संख्या 32 है। यानी कि ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनका कार्यकाल जो है वह 17वीं लोकसभा के साथ ही समाप्त हो रहा है और हर बार जब लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है तो इन 4 राज्यों में भी चुनाव संपन्न होते हैं विधानसभा का। ठीक है, तो इन 4 राज्यों का भी चुनाव संपन्न हो रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ। और इससे जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे बिहार में सभी 7 चरणों में मतदान होंगे, यानी कि 19 अप्रैल से 1 जून के बीच जो 7 चरण होंगे, तो बिहार में इन सभी 7 चरण में किसी न किसी सीट पे मतदान और वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होगी। जैसे 19 अप्रैल को आप देखेंगे तो 19 अप्रैल को देखेंगे तो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है, गया संसदीय क्षेत्र है, नवादा है, जमुई है, ये 4 लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को ही वोटिंग है बिहार में। तो बिहार में हर एक चरण में किसी न किसी संसदीय क्षेत्र में वोटिंग होना है, तो सभी 7 चरण में बिहार में चुनाव संपन्न होंगे। ठीक है, इसके अलावा 19 अप्रैल से 1 जून तक तो वोटिंग होगी और जो मतगणना होगा वह 4 जून से लेकर 6 जून के बीच में मतगणना हो जाएगा। 6 जून को शाम तक इलेक्शन कमीशन रिजल्ट बता देगी और 16 जून जो है वह लोकसभा का अंतिम कार्य दिवस है, ऊपर हमने बताया। तो इन सभी तारीख को आप लोग याद रखेंगे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात जो याद रखना है, लोकसभा की कुल सीटें हैं 543, जिनमें से शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी कि 47 सीटें आरक्षित है। तो इसे आपको याद रखना है। और एक और महत्वपूर्ण है कि अभी इलेक्शन कमीशन में कुल 3 सदस्य हैं, जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं और 2 नए निर्वाचन आयुक्त बने हैं, एक ज्ञानेश कुमार और दूसरा सुखवीर सिंह
सिंह सिंधु। ठीक है, तो करेंट अफेयर में यहां से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन 2 निर्वाचन आयुक्तों को अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया, तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। और पहले देखा जाए कि सीईसी कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के चुनाव से संबंधित इतनी चीजें हैं जिसे आपको याद रखना है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में सुधा मूर्ति का मनोनयन किया गया। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं, 250। 250 में 238 सदस्य जो होते हैं वे निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वे मनोनीत होते हैं। और इन मनोनीत सदस्यों में से हाल ही में सुधा मूर्ति का मनोनयन किया गया है। और अभी आप देखेंगे कि मनोनीत सदस्य जो 12 होते हैं, 12 में 12 सीटों जो है वह फुल हो चुकी है। ठीक है, तो लेटेस्ट अगर देखा जाए जिनका मनोनयन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में, तो वे सुधा मूर्ति हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, वह सुधा मूर्ति के ही दामाद हैं। ठीक है, आप सभी परिचित होंगे इससे। तो ये हो गया, इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में अगर नहीं पूछा जाता है तब मेंस के लिए तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत संसदीय जो सदस्य होते हैं या फिर विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं संसद सदस्य होने के नाते या फिर विधानसभा के सदस्य होने के नाते। अगर आप संविधान के आर्टिकल को देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 के तहत संसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 194 क्लॉज 2 के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अब सवाल है कि आखिर इससे संबंधित कौन सा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाकर समझना होगा। एक केस है 1998 से संबंधित, जिसे पीवी नरसिंह राव मामला या जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के नाम से जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि रिश्वत लेकर सदन में वोट डालना या भाषण देना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए किस प्रकार का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि रिश्वत लेकर आप अगर सदन में वोट डालते हैं, मान लेते हैं कि आप बीजेपी से आप इलेक्शन जीतकर चले गए, ठीक है, और अगर वोटिंग वहां पे करना हो तो मान लेते हैं कि कांग्रेस या अन्य दलों के द्वारा आपको ऑफर दिया गया और 5 करोड़ 10 करोड़ आदि में आप उस ऑफर को स्वीकार करके आप उसके पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो इसे अपराध नहीं घोषित किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 1998 ईस्वी में। लेकिन अब इसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहा कि संसदीय विशेषाधिकार तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सदन में नैतिकता तभी बरकरार रह सकती है जब जिस दल से व्यक्ति चुनकर आए उसी दल के पक्ष में हमेशा खड़ा रहे, तभी जाकर दलीय व्यवस्था भी बने रहेगी और सदन में नैतिकता शुचिता भी बरकरार रहेगी। तो यह जो फैसला है काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगला है जो और महत्वपूर्ण है, लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया है और यह जो नौसैनिक अड्डा है जिसे आईएनएस जटायु के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस जटायु क्या है, तो आप क्या बताएंगे? नौसैनिक अड्डा है आईएनएस जटायु। कहां पर इसकी स्थापना की गई? लक्षद्वीप में। तो अब सवाल उठता है कि लक्षद्वीप में क्या एक ही नेवल बेस है या अन्य नेवल बेस भी हैं? तो देखा जाए तो लक्षद्वीप का यह दूसरा नौसैनिक अड्डा है। ठीक है, यह लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है और पहले नौसैनिक अड्डा जो है वह कवारती में आईएनएस द्वीप रक्षक, इसे याद रखेंगे। लक्षद्वीप का पहला नौसैनिक अड्डा आईएनएस द्वीप रक्षक कवारती में है और हाल ही में लक्षद्वीप में इंडियन नेवी का नेवल जो बेस है वह दूसरा नेवल बेस स्थापित किया गया है आईएनएस जटायु के नाम से। जो आईएनएस जटायु है वह मिनिकॉय द्वीप पर अवस्थित है। आप सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप, और जो आईएनएस जटायु है वो यही मिनिकॉय द्वीप पर अवस्थित है। लेकिन जो पहला नौसैनिक अड्डा आईएनएस द्वीप रक्षक है वह कवारती द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आईएनएस जटायु की कमान कमांडेंट व्रत बघेल को सौंपी गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न,
नदी के प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो। आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नदी के प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो का उद्घाटन किया गया। कहां पर? कोलकाता मेट्रो। या बेसिकली आप देखेंगे कि हुगली नदी के नीचे सुरंग बना हुआ है और उसी से क्रॉस करके एस्प्लैनेड और हावड़ा के बीच में यह एक जुड़ाव का काम करता है। ठीक है, तो नदी के प्रवाह के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो। जर्मनी से आयातित विशेष अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग मशीन की मदद से इसका निर्माण किया गया है, तो यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला है नागरिक संशोधन अधिनियम से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्रालय के द्वारा CAA को जारी करने को लेकर नोटिफिकेशन 11 मार्च 2024 को जारी किया गया है, तो यह डेट काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस तारीख को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किए जाने की घोषणा की गई या अधिसूचना जारी की गई, तो आप क्या बताएंगे? 11 मार्च 2024 ईस्वी को। अगला है हाल ही में तेंदुआ की 5वीं गणना की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह जो रिपोर्ट है प्रत्येक 4 वर्ष पे यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट का शीर्षक है स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2022। 2022 के पहले 2018 ईस्वी में तेंदुआ की रिपोर्ट जारी की गई थी। अब 2022 का जो रिपोर्ट है जिसे फरवरी 2024 में जारी किया गया है। ये आप नहीं समझेंगे कि 2022 का हम लोग पुराना 2 साल पुराना आपके साथ डिस्कस करा, ऐसा नहीं है। फरवरी 2024 में इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, 2022 में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 है। सर्वाधिक संख्या अगर देखा जाए तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा इसकी संख्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर स्टेट देखा जाए संख्या की दृष्टि से, राज्य की अगर नाम देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तेंदुआ है वह मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र में और तीसरा नंबर पे कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो तेंदुओं की जो सर्वाधिक संख्या है राज्यवार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखने को मिलती है। तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 है। अगर बिहार में देखा जाए तो वर्तमान समय में बिहार में तेंदुओं की कुल संख्या 86 है। 2018 में 98 तेंदुए थे। हमने बताया कि प्रत्येक 4 साल पे जारी की जाती है रिपोर्ट। 2018 के बाद 2022 का रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित हुआ। तो बिहार में वर्तमान समय में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 86। 2018 में थी 98। अगला है मिशन दिव्यास्त्र। यह काफी न्यूज में रहा है, आपने सुना होगा। मिशन दिव्यास्त्र DRDO के द्वारा MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया और इसी परीक्षण जो कार्यक्रम था उसे मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया गया। तो मिशन दिव्यास्त्र आप लोग नाम याद रखेंगे। अब प्रश्न होता है कि आखिर MIRV तकनीक क्या होती है जिसके आधार पर अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है। तो MIRV का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है। MIRV तकनीक का फुल फॉर्म हो गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगर अग्नि 5 की परीक्षण, अग्नि 5 की मारक क्षमता देखा जाए तो अग्नि 5 यानी कि 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। आप इसी तकनीक से याद रखेंगे। अग्नि 1 जो है लगभग 800 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है और जैसे जैसे अग्नि 5 5000 किलोमीटर, अग्नि 4 लगभग 4000 किलोमीटर, अग्नि 3 लगभग 2800 से 3000 किलोमीटर, तो ऐसे करके आपको लोग याद रखेंगे। तो अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। अगर अभी देखा जाए तो अभी तक विश्व में सिर्फ 5 देशों में MIRV तकनीक युक्त परीक्षण किए जा चुके हैं। उनमें USA, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस है। भारत ऐसा 6ठा देश बना है जिसके पास MIRV तकनीक अब उपलब्ध हो पाई है, मिसाइल तकनीक। ठीक है, DRDO के द्वारा भारत डायनेमिक्स के साथ साझा परियोजना के तहत इसे विकसित किया गया है। तो मिशन दिव्यास्त्र काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला है ऑपरेशन संकल्प। देखिए, भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत MV रुएन को समुद्री लिटोरों से मुक्त कराया और इसी जो ऑपरेशन था उसे ऑपरेशन संकल्प का नाम दिया गया। तो ऑपरेशन संकल्प क्या है? भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री लुटेरों से एक जहाज को मुक्त करने को लेकर चलाया गया ऑपरेशन है। जहाज का नाम क्या है? MV रुएन। एक वाणिज्यिक पोत है और इस पर माल्टा का झंडा लगा हुआ था। ठीक है, और किसकी सहायता से ऑपरेशन संकल्प को इंडियन नेवी ने पूर्ण किया है? तो INS
कोलकाता। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑपरेशन संकल्प, ऊपर हमने कहा मिशन दिव्यास्त्र और ये है ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, सभी चीजों को पूरी क्लियर तरीके से आप लोग याद रखेंगे ताकि एग्जामिनेशन के दौरान कोई कंफ्यूजन नहीं हो। वीडियो को बार बार देखिए, जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे आप उतनी अच्छे तरीके से चीजों को गेन कर पाएंगे। ठीक है, अगला है कोविंद समिति। काफी न्यूज में रहा है कोविंद समिति। आप सभी जानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर 2 सितंबर 2023 ईस्वी को केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को टटोलना और उसके लिए किस प्रकार से रास्ता तैयार किया जाए, कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, उन सभी चीजों को विचार विमर्श करके एक रिपोर्ट तैयार करना था। तो इसका गठन, कोविंद समिति का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को इसका गठन किया गया। 8 सदस्यीय समिति थी और इसने 14 मार्च 2024 ईस्वी को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कब सौंपी? 14 अप्रैल 2024 को। गठन कब हुआ? 2 सितंबर 2023 को इसका गठन हुआ। 14 मार्च 2024 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। इसमें कुल 8 सदस्य थे। 8 में अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति और 7 अन्य सदस्य थे। 7 अन्य सदस्य में एक देखा जाए तो नेता विपक्ष लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो कायदे से अगर देखा जाए तो मीटिंग में 6 सदस्य शामिल हुए, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप संविधानविद, हरीश साल्वे, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, ये शामिल थे। ठीक है, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अर्जुन राम मेघवाल को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया था। तो रामनाथ कोविंद से जुड़ी हुई हर एक चीज आपको याद रखना होगा। समिति से जुड़ी हुई कब गठन हुआ, कब रिपोर्ट सौंपा, कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, क्या महत्वपूर्ण उन्होंने सिफारिश की, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन थे, सचिव कौन थे, ये सभी से यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बरकरार है। अगला है पुष्पक। देखिए पुष्पक क्या है? तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका परीक्षण किया गया है। नाम आप लोग याद रखेंगे, पुष्पक। अगला है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में पाकिस्तान में भी चुनाव संपन्न हुए हैं। वहां पर 16वीं नेशनल असेंबली के लिए चुनाव हुए। ठीक है, भारत में हुए। वे भारत में जब भी हो रहा है 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, जिसे हमने बताया कि 16 मार्च को अधिसूचना जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो 16वीं नेशनल असेंबली, वहां सदन संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, तो नेशनल असेंबली का वहां पर लोकसभा को कहा जाता है। नेशनल असेंबली का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बने और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो के पिताजी आसिफ अली जरदारी, ये राष्ट्रपति बने। वहां बेसिकली एक गठजोड़ हुआ है और उस गठजोड़ के तहत आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाया गया और शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से संबंधित हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है सिप्री की रिपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है सिप्री की। ठीक है, यह जो रिपोर्ट जारी की गई है वह हथियारों के आयात निर्यात से संबंधित होती है और इसका अक्सर जो डेटा होता है उसका यूज मेंस आंसर राइटिंग, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता आदि का जब सवाल आए तो डेटा का यूज वहां पर किया जाता है। सिप्री की जो रिपोर्ट है वह ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 के नाम से जारी किया गया है, जिसके तहत कहा गया कि भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। यानी कि विश्व में अगर कोई देश सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करता है तो वह देश कौन सा है? भारत है। पिछले वर्ष की तुलना में 4.7% हथियार आयात में वृद्धि हुई। यानी कि पिछले वर्ष जितने हथियारों का आयात किया था उससे 4.7% ज्यादा हथियारों का आयात भारत के द्वारा 2023 में किया गया है। इसी अवधि में चीन के हथियार आयात में 44% की गिरावट आई, जबकि पाकिस्तान के हथियार आयात में 43% की वृद्धि हुई है। चीजों को याद रखेंगे, भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 4.7% की वृद्धि हुई, लेकिन पाकिस्तान में 44% की गिरावट, चाइना में 44% की गिरावट और पाकिस्तान में 43% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं? तो सिप्री का अगर रिपोर्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा हथियार जो निर्यात करता है वह यूएसए, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे रशिया, चौथे नंबर पे चाइना और पांचवें नंबर पे जर्मनी है। शीर्ष हथियार आयातक देश पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे सऊदी अरब, तीसरा कतर, चौथा यूक्रेन और पांचवा पाकिस्तान है। ठीक है, हथियार आयातक में अगर देखा जाए तो 10वें नंबर पर जो है वह चाइना है, 10वें नंबर पे। ठीक है, कुल हथियार विश्व में जितने भी हथियार का आयात होता है उसका 9.8% हथियार आयात सिर्फ इंडिया करता है पहले नंबर पे, और 8.4% हथियार का आयात करता है सऊदी अरब या दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो जानने वाली बात है कि भारत सबसे ज्यादा हथियार का आयात तो करता है, लेकिन भारत को हथियार की आपूर्ति करने वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो भारत अपने कुल हथियार का 36% रशिया से आयात करता है, 33% फ्रांस से आयात करता है और 13% अमेरिका से आयात करता है। यानी कि भारत को जो शीर्ष 3 कंट्री जो हथियार की आपूर्ति करते हैं उनमें रशिया, फ्रांस और अमेरिका शामिल है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। ठीक है, कब बना? तो 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है और इसके पूर्व 31वां सदस्य फिनलैंड है। नाटो की स्थापना देखा जाए तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। तो इस तरीके से स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। अगला पॉइंट है भूटान के पीएम तशेरिंग टोब्गे की भारत यात्रा हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इनकी विदेश यात्रा को कवर किया। इनकी जो विदेश यात्रा हुई है 14 से 18 मार्च 2024 ईस्वी के बीच में इनकी विदेश यात्रा संपन्न हुई है और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात इनकी पहली विदेश यात्रा है। ठीक है, बेसिकली देखेंगे कई सारे समझौते किए गए उनकी विदेश यात्रा के दौरान। तो भारत के सहयोग से भूटान में पुनात संगछू 2 परियोजना पर कार्य चल रहा है। आपसे पूछा जा सकता है पुनात संगछू परियोजना किस देश में भारत के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो आप क्या बताएंगे? भूटान में। इसके अलावा ग्यालसूंग कार्यक्रम के लिए भारत ने 1500 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए। बेसिकली युवाओं का एक कार्यक्रम है, युवाओं के विकास से संबंधित है ग्यालसूंग कार्यक्रम, जो कि भूटान में भारत के सहयोग से चलाया जा रहा है और इसके लिए भारत ने 1500 करोड़ रुपया देने पर हामी भरी है। इसके अलावा भूटान के द्वारा अगर देखा जाए तो असम सीमा के निकट गैल्फू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण भूटान के द्वारा भूटान के अंतर्गत ही किया जा रहा है। असम के बॉर्डर के पास में कौन सा सिटी? गैल्फू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 14 से 18 मार्च के बीच भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा होती है और इसके 1 सप्ताह के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का भी भूटान दौरा संपन्न होता है, जिसमें भारतीय पीएम ने अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है। 14 से 18 मार्च तक भूटान के प्रधानमंत्री भारत रहे और 22 से 23 मार्च, हालांकि 21 से 22 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा पहले होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण 22 से 23 मार्च 2024 को इनकी यात्रा संपन्न हुई और इस दौरान कई सारे समझौते किए गए, जिसमें अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। इसके अलावा एक समारोह में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से इन्हें सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले पहले गैर भूटानी नागरिक बने हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने थिम्पू में भारत की मदद से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल ग्याल तसुएंग जेतसुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। तो इस तरीके से भूटान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा और भारत के प्रधानमंत्री का भूटान दौरा दोनों महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए तो है ही। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशी सूचकांक, ठीक है, 2024 का। यह देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है। UNSDSN यूनाइटेड नेशन एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा 143 देशों की सूची में भारत को स्थान 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर अंक देखा जाए तो 4.054
है ना, इनका भारत का अंक है। 143 देशों में भारत का कौन सा रैंक है? 126वां रैंक भारत ने प्राप्त किया और स्कोर 4.054 इसका स्कोर है। पहला स्थान फिनलैंड का है और सबसे निम्न स्थान अफगानिस्तान का है। अगर पड़ोसी देशों का रैंक देखा जाए तो चाइना का 60वां, नेपाल का 93rd और पाकिस्तान ने 108वां स्थान प्राप्त किया है। तो यह पड़ोसी देशों की रैंकिंग है। अगला है 2023-24 की तीसरी तिमाही का आकलन रिपोर्ट एनएसओ के द्वारा जारी की गई है। 2023-24 की तीसरी तिमाही, चूंकि देखिए सितंबर महीने में आपका प्रीलिम्स होगा बीपीएससी का, 17वीं बीपीएससी का, तो एक साल का अगर आप कवर करेंगे तो तीसरी तिमाही जो रिपोर्ट है वह एक साल के अंदर आती है, क्योंकि यह रिपोर्ट जो है वह फरवरी में जारी की गई है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक के बीच का रिपोर्ट है। तो किसके द्वारा जारी किया गया? एनएसओ के द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत अनुमान लगाया तीसरा तिमाही है, तिमाही का मतलब 3 महीना, ठीक है। तो एक साल को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है और अंतिम अगर देखा जाए जैसे जनवरी फरवरी मार्च 1 हो गया, अप्रैल मई जून 1 हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 1 हो गया और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 हो गया, ठीक है। तो तीसरी अगर तिमाही देखा जाए तो तीसरी तिमाही के अंतर्गत इसका वृद्धि दर 8.4% रहा है। पूरे वित्त वर्ष के दौरान 7.6% विकास दर का पूर्वानुमान लगाया गया है। अगला है एफ्टा के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। अब प्रश्न है कि आखिर एफ्टा क्या है? एफ्टा EFTA इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें कुल 4 देश शामिल हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन और स्विट्जरलैंड। ये 4 देश इसमें शामिल हैं और इन 4 देशों का जो संगठन है EFTA इफ्टा, इसके साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। इस समझौते को व्यापार एंड आर्थिक भागीदारी TEPA नाम दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। एक तो इसके चारों सदस्य का नाम आप याद रखिए, इसके अलावा TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जो भारत और इफ्टा के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसे व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत अगले 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश किया जाएगा। अगले जो प्रथम 10 वर्ष जो होंगे इसमें $50 अरब का निवेश किया जाएगा और अगला जो 5 वर्ष होगा 10 वर्ष के बाद वाला उसमें $50 अरब का निवेश किया जाएगा। कुल 15 वर्षों में $100 अरब का निवेश होगा, जिसे TEPA का नाम दिया गया है। इंडिया एंड EFTA के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग सुनते जाएं। नोट्स बनाते हैं तो आप लोग नोट्स बनाते चलें। अगला पॉइंट है फुल फॉर्म ऑफ इब्सा। इब्सा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। यह एक एग्रीमेंट है जो बिल्ली की जो प्रजाति हैं उनके संरक्षण से संबंधित, ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के नए अध्यक्ष याद रखेंगे, राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? राहुल सिंह। PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने? शेफाली B शरण। प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह, PIB के प्रधान महानिदेशक शेफाली B शरण, प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल। इन चारों का आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट 2023 का मिस वर्ल्ड का ताज किसे सौंपा गया? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को 2023 का मिस वर्ल्ड का ताज से सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है 2024 का एबेल पुरस्कार। देखिए जो एबेल पुरस्कार है वह गणित के क्षेत्र में बेहतर शानदार प्रदर्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो 2024 का एबेल पुरस्कार है वह फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल तालाग्राउंड को प्रदान किया गया। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार जो है वह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो जो कि जापान से संबंधित हैं उन्हें प्रोवाइड करने की घोषणा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं उसे भी देख लेते हैं। स्मोक एंड असेस अमिताभ घोष की बुक है। वाई भारत मैटर्स S जयशंकर की बहुत महत्वपूर्ण है। वाई भारत मैटर्स S जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा लिखी गई है। द इनेमी सारा एडम्स की पुस्तक है। ऑल द डेंजरस थिंग्स स्टेसी बिलिंघम की पुस्तक है। इन 4 पुस्तकों में जो दूसरा नंबर का पुस्तक है वाई भारत मैटर्स वाई इंडिया मैटर्स S जयशंकर की पुस्तक है। यह काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे आप लोग सभी का नाम अच्छे तरीके से याद करते रहें। अगला है
WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन। देखिए WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन UAE में संपन्न हुआ है। ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती बेसिकली हैती में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए किया गया था। क्या है नाम? ऑपरेशन इंद्रावती। याद रखेंगे, ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को वापस निकालने के लिए चलाया गया अभियान है। और चूंकि हैती में भारतीय दूतावास नहीं है, इसीलिए हैती का जो पड़ोसी देश है डोमिनिकन रिपब्लिक, वहां से इस अभियान को संचालित किया जा रहा है। पहले हैती से भारतीयों को लाया जा रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक स्टेट में, और वहां से फिर भारत लाया जा रहा है ऑपरेशन इंद्रावती के तहत। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को वापस निकालने का अभियान है। अगला महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास भारत शक्ति युद्धाभ्यास तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन राजस्थान में किया गया। समुद्र लक्ष्मण नाविक का युद्धाभ्यास है, भारत और मलेशिया के बीच संपन्न हुआ है। समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच में विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। अगला है सी डिफेंडर्स, यह तटरक्षक बल का युद्धाभ्यास है, भारत और USA अमेरिका के बीच हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लामित्ये भारत और सेशल्स के बीच। ये 4 महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। फिर से देख लीजिए, भारत शक्ति युद्धाभ्यास राजस्थान में तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना का। समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच में विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। सी डिफेंडर युद्धाभ्यास भारत और USA के तटरक्षक बल के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संपन्न हुआ। लामित्या भारत और सेशल्स के बीच में युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। इसके अलावा भी 2 अन्य युद्धाभ्यास हैं। कोबरा गोल्ड युद्धाभ्यास USA और थाईलैंड के बीच। याद रखेंगे, कोबरा गोल्ड 2024 USA और थाईलैंड के बीच, और मेरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 रसिया, ईरान प्लस चाइना के बीच। ये 3 देश इसमें शामिल हैं, रसिया, ईरान और चाइना। रसिया, ईरान एंड चाइना मेरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। तो ये 5 युद्धाभ्यास आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। ठीक है। अगला है, विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया? तो इसका नाम है कतर। ठीक है, यानी कि कतर में एयर होस्टेज है समा 2.0। ठीक है, पहली AI एयर होस्टेज। ठीक है। अगला, कौन सा देश ऐसा पहला देश बना है जिसने संविधान में गर्भपात कराने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में दर्जा प्रदान किया? तो ऐसा करने वाला पहला देश बना है फ्रांस। यानी कि फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बना जिसने गर्भपात कराने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। तो यह कौन सा देश बना है? फ्रांस। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ मई महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस किया है। इसके पूर्व में भी आप देखेंगे कि लगातार अब देखेंगे कि प्रीवियस कई सारे महीनों का, चाहे आप अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, ठीक है, उसके पहले दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगर आप देखते जाएंगे तो लगातार कई महीनों का प्रतियोगिता दर्पण का समरी नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आपको अवेलेबल मिलेगा। तो वहां से जाकर आप लोग PDF अवेलेबल कर लीजिए, और वीडियो को बार बार देखिए ताकि एग्जामिनेशन में कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ये जो प्रतियोगिता दर्पण का समरी नोट्स है वह ना सिर्फ आपको 17वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा, बल्कि बिहार की जो SSC की एग्जामिनेशन होने वाली है, UP PCS में RO ARO की परीक्षा होने वाली है, किसी भी प्रकार की परीक्षा होने वाली है, वहां पर करेंट अफेयर सेक्शन में काफी महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगी। इसीलिए प्रतियोगिता दर्पण का ये जो वीडियो है समरी नोट्स, उसे देखना आप लोग ना भूलें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। शीघ्र एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।